Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to study the Constitution and its historical background. Constitution, constitutionalism and historical background के बारे में आज जानेंगे. इसकी historical background में advent of British India से लेकर Indian Independence Act 1947 तक सारे इसके डिस्कस कर. State is the political entity which has defined population, territory, government and sovereignty. Okay, territory, government and sovereignty. Sovereignty means free from external and internal interference. So the state perform wide range of functions extending from maintenance of the law and order, protection from external aggression to the modern day welfare functions. In order to carry out such wide ranging function, it is essential that a state should have certain basic organs through which these functions are carried out. So there must be some law to lay down these basic organs, their structure, composition, functions, etc. The need for certain basic organs to carry out functions of the state give rise to the necessity of a constitution. Okay, so the constitution lays down basic framework of government and it is a genesis of various organs of the state. Law are essentially divided into broad categories. Firstly, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया लॉ को, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ. ठीक है, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ. ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है विच सीक टू एस्टेब्लिश फंडामेंटल और अ बेसिक ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, एक बेसिक ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को चलाता है. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज वे में एक स्टेट को चलाने में मदद करती है. ठीक है, lay down their structure, function, composition, structure, functions, composition, powers and principles. हर चीज डिफाइन होता है इसके अंदर. It also lays down the interrelationship between these organs and regulate the relations with people. क्योंकि स्टेट में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको पीपल के साथ कैसे रिलेशन करता है वो सोसाइटी के अनुसार वो एक डॉक्यूमेंट में हर चीज़ लिखित होती है, उसके तरीके से चलता है. जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ लिखित होती है, जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वहाँ पे जो गाइडलाइन प्रिंसिपल जो वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती हैं वहाँ वैसे चलता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर जनरली गिवन इन द फॉर्म ऑफ सर्टन राइट्स. सर्टन राइट्स दिया जाता है. मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ले अ ग्रेट स्ट्रेस on a certain fundamental rights which the citizens people of the nation must have against the state. All laws and powers of the various organs of the state derives their validity and the powers from the constitution. Any action of the state against this is termed as ultra virus to the constitution. जो चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर आप कोई चीज़ ऐसा रूल अप्लाई कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अल्ट्रा वायरस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो जाएगा. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन शेप्स the aspirations of the state and defines its structure for years to come. It is the basis fundamental political, economic and religious view of the nation. हर चीज़ इसके अंदर डिफाइन है, चाहे तो वो बेसिक फंडामेंटल पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक की बात करें या फिर रिलीजियस व्यू ऑफ नेशन की बात करें, हर चीज़ यहाँ पे डिफाइन होता है. सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बताया है इस केस में कि चेक एंड बैलेंस हर चीज होता है, क्योंकि ऑथोरिटी, हायर ऑथोरिटी, लोअर ऑथोरिटी में तो सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ. हर पावर को एक डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस चल रहा है. ठीक है, इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड में बताया गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट. ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट बताया गया इसमें. ठीक है, आते हैं आगे इट मस्ट बी नोटेड दैट द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज वाइडर कॉनोटेशन देन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है वो कहीं ना कहीं एक वाइडर टर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस इसमें आते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है. ऑल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल थॉट्स हैव लेड एम्फेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केसी वेयर. बहुत अच्छे फिलोसफर थे, बहुत अच्छे केसी वेयर एक प्रोफेसर है जिन्होंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल एज अपोज टू द आर्बिट्ररी गवर्नमेंट. कहता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल, जो सरकारें अकॉर्डिंग टू द रूल चलती है, एंड अपोज द आर्बिट्ररी गवर्नमेंट. आर्बिट्ररी गवर्नमेंट को अपोज करती होगी. ठीक है, जो थर्ड पावर होता है वो अपोज करता है. ठीक है, सो इट मीन्स गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट लिमिटेड है टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, नॉट गवर्नमेंट लिमिटेड ओनली बाय द डिजायर्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ दोज हु एक्सरसाइज द पावर.
So the constitution ought not merely confer the powers but also seek to restrain those power. Constitution केवल पावर ही नहीं देता, वो हमें आर्बिट्रेरीनेस से रोकता है, बाहरी ताकतों से रोकता है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, इंटरनल इंटरफेरेंस से रोकता है, कहीं ना कहीं सॉवरेन है नेचर में. So the constitutionalism recognize the need for the government but also insist upon the limitation being placed upon government powers. It envisages चेक्स एंड बैलेंस. जैसे अभी मिनर्वा मिल्स के केस में हमने पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, ठीक है. इट इज सेड दैट द कंट्री में हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आर्बिट्रेरीनेस बढ़ जाता है. इन अदर वर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नेसेसरी कनोट्स द लिमिटेड गवर्नमेंट एंड एंथेसिस ऑफ आर्बिट्ररी पावर. ओके, आगे आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव का काम है इन्फोर्स करना, लेजिस्लेटिव का काम है लॉ मेकिंग बॉडी है, और जुडिशरी न्यायपालिका, जानते ही हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ, किसी भी देश का एक सुप्रीम लॉ होता है. सो द ऑल इंस्टीट्यूशन फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे फंक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज आउटकम ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. इट कैन नॉट क्रिएट अ डे. सो इसमें यह बताया गया कि हमारे यहाँ संविधान कैसे बनी, कैसे आई. ये हमारे जो 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी उसके पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएगा कि ब्रिटिशर्स के समय में कैसे था, क्या था, ये उसके बैकग्राउंड को बताएगा, दर्शाता है. सो द पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1600 AD. याद रखिएगा ये 1600 AD से स्टार्ट होता है, ठीक है. द सेम ईयर इन इंग्लैंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड. ईस्ट इंडिया कंपनी सेम ईयर इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया गया था और जो कि भारत में आया था. सो द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया का जब आगमन हुआ हमारे यहाँ, द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड अ चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ इन 1600. अब इन्होंने जो चार्टर लाया, एलिजाबेथ से परमिशन लिया उन्होंने 1600 में. द चार्टर गारंटेड द कंपनी मोनोपोली टू ट्रेड विद ईस्ट. अब चार्टर ने गारंट कर दिया, मोनोपोली का अधिकार दे दिया कि आप ट्रेड कर सकते हो इससे. द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ द कंपनी वाज सूरत 1608. कंपनी आई इंडिया में, उसने सेटलमेंट किया सूरत में 1608 में, 1608 में. इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रॉयल फार्मैन फ्रॉम द जहांगीर था उस समय, जहांगीर के पास सबसे पहले गया 1608 में, जहांगीर के पास गया, जहांगीर ने परमिशन दे दी इसको. इन कोर्स ऑफ द टाइम फैक्ट्रीज एट बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास बिकम द चीफ सेटलमेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द कंपनी. द चार्टर ऑफ 1601 गेव द कंपनी द पावर टू मेक रीजनेबल लॉ. 1601 का जो चार्टर था उसने पावर दे दिया कि कुछ कानून बना सके, गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी. सो कंपनी को अच्छे तरीके से चलाया जाए इसके लिए उन्होंने इसको एक तरीके से रीजनेबल पावर, रीजनेबल रूल्स, रेगुलेशन, लॉज बना दिए. एंड द पावर कन्फर्ड वाज पावर ऑफ द माइनर लेजिस्लेशन एंड दे कुड नॉट मेक एनी फंडामेंटल चेंज इन द इंग्लिश लॉ. और इंग्लिश लॉ में कोई फंडामेंटल चेंज नहीं लाए इन्होंने. सो द चार्टर ऑफ 1726 के बारे में जानेंगे, ठीक है. चार्टर ऑथराइजेज द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज टू मेक लॉज एंड इम्पोज पनिशमेंट फॉर देयर कॉन्ट्रवेंशन. अब हुआ कि चार्टर्ड में क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रवेंशन अगर कोई करता है तो इसके लिए पनिशमेंट के बारे में बताया गया. दीज वर नॉट टू बी द इफेक्टिव अनलेस अप्रूव्ड कंफर्म बाय द कंपनी. अब ये चार्टर तब तक अप्रूव नहीं होगा जब उस समय कंपनी के द्वारा इसको अप्रूव करवाया गया. वहां कहा, कंपनी कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर इन इंग्लैंड, कंपनी कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर इन इंग्लैंड, वहां से अप्रूव करवाया गया. चार्टर क्या कहता है, चार्टर एस्टेब्लिश द मेयर कोर्ट्स इन बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, इंट्रोड्यूस इंग्लिश लॉज इन दिस प्रेसिडेंसी. ये तीनों बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी में इंग्लिश लॉ इंपोज किया गया. और इसी समय की बात है 1757 में जब सिराजुद्दौला को डिफीट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने. जो बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस एंड द कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला परमिट नहीं करा था इंग्लिश, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन नहीं दे रहा था. तो वहां पे जो नवाब का बंगाल ऑफ नवाब था वहां पे उस समय laid foundation of the British Empire. In 1765 शाह आलम granted दीवानी rights of the Bengal. उसके बाद इसको सिराजुद्दौला को हराने के बाद 1765 में किसको लाया गया, 1765 में लाया गया शाह आलम granted दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल. शाह आलम को ग्रांट किया गया दीवानी राइट्स बंगाल का. उसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 asserted the rights of the British Parliament to regulate the affairs of the East India Company. क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया क्योंकि इसमें कुछ सुधार लाया गया. सो द एक्ट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स. एक्ट ने चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स को.
Okay, and strengthened powers to the company, and strengthened the control over the British government and over the company. So the act appointed Governor General and the four consulators for the presidency of Bengal. The act गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया और फोर प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल को अपॉइंट किया गया. सो द काउंसिल वाज आल्सो वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे मद्रास एंड प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी. सो द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज, यहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर थे उसको डेजिग्नेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे फर्स्ट अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो फर्स्ट थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे. So the act also provided for the establishment of the Supreme Court at the Fort Williams in Calcutta in 1770. फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया 1774 में, याद रखिएगा 1774 में, 1774 में. So the act also provided the establishment of the Supreme Court for the Fort Williams in Calcutta in 1774. The court consisted of the Chief Justice and the 3 other judges. सर इल्जा को पहला बनाया गया था, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया था. आगे आते हैं. इसमें क्या था कि इसमें चार जजेज होंगे, जिनमें से एक चीफ जस्टिस होंगे, बाकी 3 अदर जजेज होते थे इस समय. सो द पीट्स इंडिया एक्ट 1784, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ डिफेक्ट्स थे, उसमें पीट्स इंडिया एक्ट में सुधारा गया. एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स थे, उनके नाम पे ये बनाया गया था. एंड द एक्ट डिस्टिंग्विश द बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, ये कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स के बीच में डिफरेंसेस बताता था. ऑफ द 6 कमिश्नर्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दिस एक्ट, 6 कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया इसके द्वारा. एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कॉमर्शियल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो मैनेज करते थे, सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो मैनेज करते थे, इसके कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करते थे. एंड ऑफ द कंपनी विच पॉलिटिकल अफेयर्स एंड मैनेज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिपोर्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था BOD था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो रिपोर्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को. नाउ चार्टर्ड एक्ट 1813, द चार्टर्ड एक्ट टू अवेयर एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स, ये ट्रेडिंग राइट्स के बारे में बात करता था. रेगुलेशन ऑफ द मेड बाय द काउंसिल्स ऑफ इंडिया, लाइक ये अलॉट किया था 1 लाख टू प्रमोट एजुकेशन टू द इंडियन मासेस. ठीक है, यहां से क्या हुई थी कि फाइनेंशियल प्रोविजंस वर मेड टू द इनकरेज द रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर में क्रांति लाया यहाँ पे. और यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश एरा में यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया. ठीक है, आगे आते हैं. चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या बताया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया. पहले तो गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटेक जो थे वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटेक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए इसमें. एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया यहीं से शुरू होती है, पूरी तरह से कॉलोनी इन्होंने बनाया. और आगे आते हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में क्या था, द एक्ट क्रिएटेड सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया. जो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में क्या था कि इन्होंने सेपरेट लेजिस्लेटिव एक तरीके से कंसिस्ट किया 12 मेंबर्स का. एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडियन लेजिस्लेचर. ठीक है, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को प्रतिनिधित्व मिला यहाँ पे लोकल लोगों को. एंड प्रोविजंस फॉर रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ ओपन कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस. 1853 में सिविल सर्विसेज आया, फिर सबको लोकल लोगों को भी मौका मिला जो यहाँ के मूल निवासी थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द एक्ट ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. जो एक्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कंपनी जो कि ब्रिटिश क्राउन. सो द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल एंड द कोर्ट डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसके बारे में पहले बात किए थे, वो वर एबोलिश्ड. एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड हु वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट. So the power of the board of the control and the court of directors were transferred to the secretary of state, who acted on behalf of her majesty. So secretary of state for India was
assisted by the control of 15 members. So the Governor General known as the Viceroy of India, Lord Canning, was appointed by the first Viceroy of India. उसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात की गई है. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ था? द एक्ट enlarged the council of the governor general for making laws by adding not less than 6 and not more than 12 members. Half of them were non-official members, so the Indians were the first time associated with the work of legislation. So Indians were a part of the council of the governor general as non-official members. Act restored the legislative powers of the presidency. So the Bombay, Madras or the provincial legislature were empowered to make laws for benefit of the province. So the governor general was empowered to issue ऑर्डिनेंस, ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ द प्रोविंस एंड द प्रेसिडेंसीज एंड टेरिटोरीज. यहाँ पे क्या था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब आया, सो द ये इनलार्ज किया काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जिन्हें बनाया गया था, जिन्होंने लॉ मेकिंग थे, गवर्नर जनरल जो लॉ मेकिंग के लिए थे, उन्होंने उसमें क्या किया गया कि एडिंग नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12 मेंबर्स. उनमें 6 से कम नहीं और 12 से ज्यादा मेंबर को नहीं ऐड किया गया. ठीक है, हाँ, इंडियंस फर्स्ट टाइम एसोसिएट थे इससे और इंडियंस वेर अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, इसमें पार्ट थे. ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. दिस एक्ट वाज आल्सो कॉल्ड द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स. ये एक्ट मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के भी जाना जाता है. सो इट वाज नेम्ड आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जॉन मॉर्ली एंड देन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो मॉर्ली मिंटो. So Lord Morley Minto, it was introduced to separate the electorate for the Muslims and was meant to create distinction between the Hindu and Muslim. Basically Morley Minto reforms जब आई तब कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदूज के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस, एक तरीके से कॉम्युनल हार्म पैदा हो गया और मुस्लिम और हिंदू के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत दूरी हो गई इसके आने से. और द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल वाज इंक्रीज्ड. इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम for the association of Indians with the executive council of the viceroy and the governor. So Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the viceroy executive council. He was appointed as a law member. Satyendra Prasad Sinha, SP Sinha. Okay. Government of India Act 1919. ये आई, and the act was also called Montague-Chelmsford reforms. It embodied the reforms recommended in the report of the Secretary of State for India. So the Edwin Montague and the viceroy लॉर्ड चेम्सफोल्ड, इट वाज इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ द डायरकी. ये डायरकी कॉन्सेप्ट चल रही थी, ड्यूअल गवर्नमेंटशिप. डायरकी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एक ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, इन मेजर प्रोविंसेस सब्जेक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. द प्रोविंशियल सब्जेक्ट वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड. ठीक है, पहले सेंट्रल प्रोविंशियल था, फिर उसके बाद प्रोविंशियल को डिवाइड किया गया रिवर्स में और ट्रांसफर्ड में. सो द सब्जेक्ट विच वर कंसीडर्ड ऑफ द की इंपॉर्टेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेज एंड फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड ऑर्डर इन द स्टेट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व, while the subject in which there was more local interest were treated and transferred. So the central government was responsible for the British Parliament through the Secretary of State. So central legislature had bicameral legislature, that is Council of States upper house and the Legislative Assembly lower house. ऐसा कॉन्सेप्ट यहीं से लाया गया था. ठीक है, अब साइमन कमीशन सक्सेसफुल नहीं हुआ. 7 members under the chairperson of the Simon John Elsbrook. Simon arrived in the British India in 1928 to review the provisions of the Government of India Act 1999. 1919 को रिव्यू करने के लिए आया और साइमन कमीशन की गठन की गई और द कमीशन वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द इंडियंस एंड मेड विद द प्रोटेस्ट एज हैज नो इंडियंस मेंबर बिकॉज देयर आर 7 members एंड इन 7 कमीशन में 7 मेंबर थे. इन 7 में से एक भी इंडियन नहीं थे. ठीक है, तो इसको अपोज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. एंड आफ्टर द अपोज ऑफ दिस साइमन कमीशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 came. The Government of India 1935 में क्या बताया गया? It created as an all India federation which was consist of the British India. All India Federation और British India का नाम दिया and the princely states, but it was not compulsory for the princely state to join the federation. Princely state को force नहीं किया गया क्या ये कि वो join करे इस federation को. So the rulers of the Indian states did not give their consistent and federation by the federation invest by the act never came into being. Okay, so the introduced hierarchy at the state, the subjects under the federation list were divided into 2 categories, reversed and transferred. Okay, so the act made the central legislature bicameral comprising 2 houses. यहाँ पे bicameralism की concept आई यहाँ से and legislative assembly जो कि जिसकी tenure 3 साल की थी और council of state जिसकी tenure थी 5 साल की. उसके बाद आता है the act established the federation court. Federation court उसी समय आया. The federal court had a chief justice and not more than 6 other judges. नॉट मोर देन 6 एक चीफ जस्टिस होगा और 6 अदर जजेस से ज्यादा नहीं होगा. 6 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. द कोर्ट है ओरिजिनल एपलेट एंड एडवाइजरी जुडिक्शन. ओरिजिनल जुडिक्शन दिया गया, एपलेट जुडिक्शन दिया गया, एडवाइजरी जुडिक्शन दिया गया कोर्ट को. सो
The act also provided for the establishment of the Reserve Bank of India, Federal, Provincial as well as Joint Public Service Commission. So यहीं से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था 1935 में. Cripps Mission 1942. Sir Stafford Cripps, a member of the British cabinet, in his declaration for the first time recognized the right of the dominion, means for India. So the Indians were given the promise of the liberty to frame their own constitution. यहाँ से क्रिप्स मिशन प्लान जो 1942 था, यहाँ से इंडियंस को कहीं ना कहीं एक राइट दिया गया कि वो अपने तरीके से अपना कानून बना पाए. ठीक है. एंड द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 in order to effectuate transfer of powers from the British Raj to Indian leadership. When the powers were transferred from the British Raj to Indian leadership, then the British Prime Minister Clement Attlee sent the cabinet mission plan comprising of the three cabinet ministers, namely Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander. The prime object of this mission was to help India in achieving independence and setting up a constituent assembly for drafting commission for drafting of the constitution. Okay, for drafting of the constitution they make the committee, and it also proposed to set up interim government, means the temporary government were set up, and support of the major political parties. There were support of the major political parties. So Indian Independence Act 1947 आया उसके बाद. So it created two independent dominions, India and Pakistan. यहाँ से मांग उठी इंडिया एंड पाकिस्तान की, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान. ईच डोमिनियन वाज हैव अ गवर्नर जनरल. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द बोथ डोमिनियंस वर एम्पावर्ड टू फ्रेम लॉज फॉर देयर टेरिटोरीज टू डिमार्केट द बाउंड्रीज लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिमार्केशन होगा, जो बाउंड्री लाइन बनाया जाएगा. एंड द कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैन ऑफ द साइरिल रेडक्लिफ. इनके चेयरमैन में हुआ था सर साइरिल रेडक्लिफ, याद रखना इनका नाम आप. ठीक है. लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन इंडिया. लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे. एंड सी राजागोपालचारी बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. और सी राजागोपालचारी फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे फ्री इंडिया. डोमिनियन इंडिया का बने थे गवर्नर जनरल, वो जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे. ठीक है. थैंक यू सो मच. अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.